नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे पार्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में मैं आपको ये बताने वाला हूं, जैसा कि विदित होगा पिछले कक्षा में मैंने आपको अक्षर तक पढ़ाया था। अक्षर के ज्ञान को हमने पूरा नहीं किया था। जरा समझिए कि अक्षर क्या है। अक्षर अर्थात अनाशवान। पंडित पी.एन. पांडे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अक्षर का अर्थ ही होता है अनाशवान, जिसका नाश ना हो सके। अनाशवान। और मैंने आपको बताया भी था कि यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, अधन क्षर। आ का अर्थ होता है नहीं और क्षर का मतलब क्षरण, अर्थात जिसका क्षरण नहीं हो सकता उसे अक्षर की संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अक्षर का अर्थ होता है अनाशवान, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया था कि आ क्या है, अक्षर है, क्योंकि आ को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब यही मैं आ की बात करूं, यानी दीर्घ आ की बात करूं, तो इसे तोड़ा जा सकता है भाई। जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा आगे, थोड़ी देर और रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए, तो मैं इसके खंडन पर भी विशेष चर्चा करूंगा। वहां आप समझेंगे कि इस आ को हमने अधन आ में तोड़ा है, तो ये कैसे, इसको हम वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी समझिए कि ये आ तो खंडित हो गया, अर्थात हम इसको वर्ण की संज्ञा देंगे। और एक चीज यहीं पर नोट करिएगा, सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। परंतु सभी वर्ण, सभी अक्षर वर्ण नहीं होते, सभी अक्षर वर्ण होते हैं। देखिए यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, रुकिए, इस भाग को मिटाइएगा। देखिए सभी अक्षर वर्ण होते हैं, परंतु सभी वर्ण अक्षर नहीं होते। ये बेहद विशेष पॉइंट है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको विदित हो गया, समझ में आ गया कि अक्षर क्या होते हैं। अब जरा वर्णों की चर्चा कर लें। तो जब हम वर्ण के बारे में बताएंगे तो वर्ण क्या होता है, अक्षरों के मेल से बनने वाली लिपि। बनने वाली लिपि ही वर्ण कहलाती है। जैसे क की बात करें, इस क के निर्माण में अनुच्चरित क धन अ का संयोग होता है, इसलिए यह क वर्ण की संज्ञा प्राप्त है। इसको मिलाने के लिए यहाँ पर जब किसी व्यंजन में हलंत लगाकर लिखा जाता है तो वह भी अक्षर की संज्ञा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अब इसका भी खंडन संभव नहीं है। और ये आ तो पहले से अक्षर था, इसलिए अक्षर धन अक्षर बराबर वर्ण
तो मैंने आपको बता दिया वर्ण के लिए एक सूत्र, वर्ण के लिए सूत्र है b इज इक्वल्स टू a प्लस ए। इसका मतलब वर्ण बराबर अक्षर धन अक्षर, यानी अक्षरों के मेल से बनने वाली लिपि को ही हम वर्ण की संज्ञा देते हैं। ये बिंदु आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं रमेश, कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, जरा बताइएगा। इसमें कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं, मुझे जरूर बताएं, जल्दी से उत्तर दीजिए, मैं आपके उत्तरों का इंतजार कर रहा हूं। अब देखिए, जब हम वर्ण की बात करेंगे तो इसमें कितने वर्ण होंगे, तो पहला वर्ण र, दूसरा वर्ण म और तीसरा वर्ण श। कितने वर्ण हो गए, र म श। तो यहां पर वर्ण कितने हो गए पुत्र, तो बताएंगे 3। लेकिन जब अक्षर की बात की जा रही है तो इस र के निर्माण में र धन अ और ये म बनने के लिए क्या हुआ होगा, म धन, और ये भी अनुच्चरित धन ए लगा होगा, तब तो में बना होगा ये। और फिर उसके बाद जब श की बात करते हैं तो श धन आ, यानी कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अक्षर कितने इसमें, तो 6 अक्षर। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। तो मैंने आपको बताया कि वर्णों में क्या होता है कि 2 अक्षरों के मेल से बनने वाली लिपि को हम वर्ण कहते हैं, और इसकी गणना करना भी मैंने आपको सिखाया। जैसे कभी कभी आपसे प्रश्न पूछे हुए, पिछली बार के लेखपाल का प्रश्न यदि आप देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है कि विद्यालय, जरा मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, मुझे बताइए विद्यालय, इसमें कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं। आप सभी अपने नाम को आधार बनाइए और जरा मुझे बताइए कि आपके नाम में कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे सबका कमेंट चाहिए, बताइए। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि विद्यालय में कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं, ये पिछली बार का पूछा हुआ प्रश्न है, मुझे इसका उत्तर चाहिए। दूसरा आपका जो होमवर्क है वो ये है कि अपने नाम का, आपके नाम में कितने अक्षर और कितने वर्ण हैं, इसको निकालने की कोशिश करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आप सबका कमेंट पढ़ूंगा, अगर किसी का उत्तर गलत होगा तो मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा। अब देखिए, आगे की बात करते हैं। हमने आपको वर्ण और अक्षर के बारे में बता दिया, अब हम आगे आपको लेके चलते हैं वर्णमाला के दूसरे बिंदु पर। चलिए, हमने आपको वर्ण बता दिया, अक्षर बता दिया, वर्णमाला क्या होता है बता दिया। एक बार सबसे परिभाषा पूछ लेते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप बताओगे पुत्र कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा प्रश्न, वर्णमाला कैसा शब्द है, तो वर्णमाला एक यौगिक शब्द है। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 13वीं सदी में मोहम्मद औफी के द्वारा हुई थी, जो कि फारस के कवि थे, फारसी थे, इसलिए इनकी भाषा फारसी थी। और हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। वर्णमाला कैसा शब्द है, तो वर्णमाला एक यौगिक शब्द है। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अब देखिए आगे, अब मैं आपको बताऊं कि वर्णमाला के भेद। अब अगर भेदों की बात करें तो भेद में जरा ध्यान दीजिएगा कि भेद इसके 2 हैं। वर्णमाला को 2 भागों में मूलतः बांट दिया गया है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में बांट दिया गया, उसी तरह हमारे हिंदी वर्णमाला को भी 2 भागों में बांट दिया गया। ये कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से हैं बेटा, तो आप देखेंगे स्वर और व्यंजन। जब हम स्वर की चर्चा करते हैं तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्वर आखिर में है क्या।
स्वर आखिर में है क्या, स्वर कहते किसे हैं, तो जरा समझिएगा स्वर किसे कहते हैं। तो मैं बताऊंगा कि स्वर जो है इसके लिए हमारे आचार्य पाणिनि ने, जो कि संस्कृत के महाभाष्य कहे जाते हैं, संस्कृत के महाभाष्य कौन है, तो आप कहेंगे आचार्य पाणिनि। हिंदी के महाभाष्य कौन है, यानी हिंदी व्याकरण की सब, हिंदी के गुरु यानी हिंदी के जनक, यानी व्याकरण के जनक, हिंदी के जनक तो नहीं कह सकते लेकिन हिंदी व्याकरण के जनक कौन है, तो आप कहेंगे आचार्य कामता प्रसाद गुरु। आचार्य कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का जनक कहा जाता है, यानी कि हिंदी भाषा का, व्याकरण का जनक कहा जाता है। व्याकरण लेखन का सबसे पहला और व्यवस्थित श्रेय जाता है आचार्य कामता प्रसाद गुरु को, इसलिए हिंदी व्याकरण रचना का श्रेय किसको जाता है, आचार्य कामता प्रसाद गुरु को। और ये हिंदी व्याकरण के रचयिता यानी हिंदी व्याकरण के महाभाष्य कहे जाते हैं। तो इसी प्रकार इसी प्रक्रम में स्वर की परिभाषा जानने के लिए संस्कृत के आचार्य पाणिनि के सूत्रों पर यदि जाएं तो आचार्य पाणिनि ने सूत्र बनाया, अपने सूत्रों में विदित किया, बताया स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तो जरा आप लोग मुझे उत्तर दीजिए, इसे बार बार उच्चारित करिए हमारे साथ, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तो इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा, स्वर का स्वयं मतलब खुद से, राजन्ते मतलब राजयंत होते हैं या उच्चरित होते हैं, इति ऐसा, स्वराः स्वर कहलाते हैं। अर्थात समझिएगा जरा, स्वर किसे कहते हैं, तो मैंने कहा स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तो सूत्र एक बार जरा फिर से बोलिए हमारे साथ, सब लोग बोलिए, कोई चुप नहीं बैठेगा, जहां बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर बैठ करके सूत्र उच्चारित करिए, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अर्थात स्वयं उच्चारित होने वाले वर्णों को हम स्वर की संज्ञा देते हैं। अब आगे आइए देखते हैं, हमने कहा कि इसका हिंदी में बताइए सर, हिंदी में कुछ बताइए। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं की सहायता से किया जाता है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अन्य वर्ण अथवा अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर की संज्ञा देते हैं। इतनी चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा, यदि नोट नहीं किया है तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
वर्णमाला के भेद के बारे में हमने चर्चा किया। हमने बताया कि वर्णमाला को मूलतः दो भागों में कौन कौन से स्वर अथवा व्यंजन में बांट दिया गया है। उसमें हमने आपको बताया कि स्वर किसे कहते हैं, तो इसके लिए सूत्र है स्वयं राजन्ते इति स्वराहा। और मैंने आपको बताया कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं से किया जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या फिर स्वतंत्र ध्वनियों को, ये सब परिभाषाएं परीक्षा में पूछे हुए हैं, स्वतंत्र ध्वनियों को स्वतंत्र ध्वनियों को स्वर कहा जाता स्वतंत्र ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। इतनी चीजें मैंने आपको बताया। अब देखिए इसके आगे चलते हैं स्वर के भेदों पर। अभी तक तो आपने ये जाना कि भाई स्वर कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अब आप ये जानिए कि स्वरों के भेद कितने हैं। जरा देखिए स्वरों के कितने भेद हैं। अब देखिए स्वर के भेद। अब देखिए स्वर के भेद। तो स्वर को भाई साहब देखिए, अगर आपके आयोग के अनुसार चला जाए तो परिस्थितियां दूसरी हैं, और यदि हिंदी के अनुसार चला जाए तो परिस्थितियां दूसरी हैं। परंतु मैं आपको दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है, जरा समझिएगा। यदि बात करें स्वरों के कुल भेद की तो 3 हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 चीजें हो गई। मैंने आपको बताया कि यदि स्वरों के कुल भेदों की चर्चा हो तो आप बताएंगे कि स्वरों के कुल 3 भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कौन सा? प्लुत स्वर। लेकिन यहीं पर मैं ह्रस्व स्वर को एक और नाम दूंगा और आपसे कुछ बातें और कर लें। पहले जब कुल स्वर की बात कर रहे हैं तो 2, लेकिन जब मूलतः कितने भेद हैं? तो फिर आप कहेंगे 2। कौन कौन से? तब उस परिस्थिति में ये हो जाएंगे मूलतः। ठीक है। और ये है आपका कुल। जब कहें मूलतः 2 तो कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। जब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर तीनों को मिला देते हैं तो ये स्वर के कुल भेद। और जब मूलतः भेदों की चर्चा करें तो ह्रस्व और दीर्घ की बात की जाती है। अब जरा समझिएगा भाषा को, बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ह्रस्व स्वर के बारे में कुछ बात करने के लिए। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जरा हमारी एक बात बताइए, जब आप विद्यालय में पहली बार गए तो आपके गुरुजी ने आपको ककहरा पढ़ाया रहा होगा, तो इसको आपने क्या कहा था? जी, छोटा आ। और फिर उसके बाद बड़ा आ, छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। फिर इसके बाद आपने छोटा बड़ा कहना बंद कर दिया। ए, ऐ, ओ, औ, अन,
कुछ ऐसा ही पढ़ा होगा आपने, कुछ ऐसा ही पढ़ाया गया रहा होगा आपको। तो इसको आपने क्या कहा, छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और फिर ये जो री है ना, इसका दीर्घ संस्कृत में होता है। इसको लिखने का तरीका कुछ यूं होता है। कुछ इस तरह से लिखा जाता है, परंतु अभी इसके दीर्घ पर बात नहीं होगी, क्योंकि यह हिंदी का है ही नहीं। हिंदी में एक और वर्ण जिसकी मान्यता खत्म हो गई, री, यह भी अब हिंदी का नहीं है, संस्कृत का स्वर है। तो आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3 और 4, यानी ये जो ह्रस्व स्वर हैं ये कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री। ये सभी क्या हैं मित्र आपके, ये सभी हैं क्या, ये आपके हैं ह्रस्व। जब दीर्घ लिखेंगे तो इसी में एक और ऐसे कर दिया जाता है, ये दीर्घ बन जाता है। क्योंकि हमारा दीर्घ तो है नहीं यहाँ पर, दीर्घ का मतलब ये संस्कृत का हो गया, हमें तो हिंदी की बात करनी है, इसीलिए हम री तक ही सीमित रहेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो इसकी संख्या कुल 4 बताई जा रही है। तो आपसे यदि कोई पूछ ले कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे बेटा 4। कितनी है, 4। अब जरा एक चीज और, ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा हुआ है। तो ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चा, छोटा। ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है बेटे छोटा। अब यहाँ पर देखिए, जिनको जिनको आपने बचपन में छोटा वर्ण कहा था, वही आज आपके ह्रस्व स्वर के रूप में जाने जाते हैं। क्या हो गए, ये ह्रस्व हो गए। ह्रस्व कितने, तो आप बोलोगे 4। कौन कौन से, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, इनकी संख्या 4। इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है बालक, वो ये कि इसको हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई, क्यों मूल स्वर नाम दिया गया, क्या एक नाम कम था? जिस प्रकार एक बालक के एक से अधिक नाम दिए जाते हैं, उसी प्रकार हम इसको दूसरा नाम दिए। वो दूसरा नाम क्या है जरा समझना, दूसरा नाम है मूल स्वर। और मूल स्वर इसको क्यों नाम दिया गया जरा समझिएगा। ठीक इसी तरह इसको मूल स्वर की संज्ञा दी गई, जैसे 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती हैं ना, तो इनको क्या किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम मूल संख्याओं का नाम देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इन्हीं से मिल करके सभी संख्याएं बनी होती हैं। इन्हीं से मिल करके सभी संख्याएं बनी होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, मूल संख्या। अब देखिए, मूल संख्या से जो ये नियम है ना, यही नियम ठीक और ठीक आपके काम कर रहा है यहाँ पर। कैसे काम कर रहा है जरा समझिएगा। तो इसको हमने मूल स्वर इसलिए कहा क्योंकि इन्हीं से मिलकर सभी स्वरों का निर्माण हुआ है। इन्हीं से मिलकर सभी स्वरों का निर्माण हुआ है, इस नाते इसको हम मूल स्वर की भी संज्ञा देते हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया, मूल स्वर भी कह दिया। क्यों कह दिया, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के सभी स्वरों का निर्माण हुआ है, इसी कारण इसे मूल स्वर की भी संज्ञा दी जाती है। तो आप यहाँ से बता देंगे कि ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, और आप बता देंगे इनकी संख्या होती है 4। इनको हम मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं। यानी आपसे कभी पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भी आप बताना कि मूल स्वरों की संख्या तो होती है 4। ठीक है,
मूल स्वरों की भी संख्या 4 बताई जाती है। अब यहां से जरा समझिएगा, मूल स्वर 4 है, तो ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। तो ह्रस्व स्वरों के बारे में मैंने आपको बताया कि ह्रस्व स्वर को, ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ मैंने कह दिया भाई इसका है छोटा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनकी संख्या 4, ठीक है। इसी को हम मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं, और मूल स्वर की भी संख्या 4, क्योंकि यही तो है मूल स्वर, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है दीर्घ की। तो जरा दीर्घ स्वर के बारे में समझ लीजिए। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बेटे बड़ा। क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? बड़ा। यानी दीर्घ का शाब्दिक अर्थ हुआ बड़ा। तो अब यहां से कुछ मूल बातें जरा समझिएगा। मैंने आपको बताया ह्रस्व स्वर छोटा, अ ई उरी मूल स्वर 4 हो गए। अब उसके बाद देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बारे में मैंने बताया कि बड़ा है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ बड़ा। कौन कौन से? इनकी संख्या देखिए जरा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ, औ बोलते हैं इसको। अब ये हो गया कितना? जरा इसकी संख्या काउंट करिए। बिना रटे आपको ये चीजें याद रखनी है, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसे का वैसा। अब देखिए दीर्घ को मैंने कह दिया बड़ा, लेकिन यहां पर जरा देखिए तो कुछ तो बदलाव मिलेगा। मैं इनको अलग अलग घेरे में बंद कर रहा हूं, तो ऐसा क्यों, ये आप सवाल पूछेंगे ना, तो मैं बताऊंगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का मतलब क्या? जब आप देखेंगे तो इनको हम बड़ा 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 कह रहे हैं, परंतु इनको हम बड़ा के नाम से नहीं बोल रहे हैं, इनको हम ए, ऐ, ओ, औ बोल दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रश्न बनता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चे क्योंकि आप देखेंगे तो ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 7, परंतु ये जो है ये मूल हैं और बाकी तो बनाए गए हैं। चलिए, तो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये दीर्घ स्वर कैसे बने, और इनको जो अभी इसके पहले मैंने मूल स्वर का नाम लिया था, वो मूल स्वर कैसे दीर्घ स्वरों को निर्मित करते हैं, इस बात की भी मैं चर्चा अपने अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।